चाय पिएगी? पैसे तो ना चाय के। क्या चाहिए? सोना। कहते हैं कि दुनिया उम्मीद पर कायम है, लेकिन जिसकी दुनिया ही खो जाए उसका इंतजार कभी नहीं थमता। राजू का इंतजार भी कुछ ऐसा ही था। यूं तो राजू हर वक्त अपनी मां को अपने करीब महसूस करता था, लेकिन उसे इस बात का भी आभास था कि उसकी मां अब उसके पास नहीं है। हम अक्सर ऐसे केसेस सुनते हैं जहां मां अपने ही बच्चों के अपराध का शिकार हो जाती है, लेकिन राजू की मां क्या किसी अपराध का शिकार थी या फिर कोई अपराध करके फरार थी? ये सवाल इस केस में बार बार उठने वाले थे, लेकिन ये केस सिर्फ माँ और बच्चों के रिश्ते का नहीं था, बल्कि कई और रिश्ते भी थे इस केस में जिन पर अपराध का रंग था। चाचा, कुछ पता चला? अरे बेटा राजू, काहे रोज रोज 3 मील चल के चले आते हो? आप तो नहीं आते, इसलिए हम ही आते हैं चल के। हमारी अम्मा का कुछ पता चला? अब कैसे समझाए तुमको बेटा? तुम्हारी अम्मा खुद चली गई है तो खुद ही आ जाएंगी ना। 4 महीने से तो नहीं आई। बेटवा, पूरे 1 महीने से साहब ने सारा केस बंद कर दिया है। अब तुम भी यहाँ आना छोड़ दो, और हाँ, पढ़ लिख कर अव्वल आओ। उसको आना होगा तो आ जाएगी, ठीक है? अरे बाबा, कहाँ चले जा रहे हैं? वो हमें शिकायत लिखवानी है। हमारी जान को खतरा है। कौन हो आप? किससे खतरा है आपको? हम हरिलाल 7 साल पहले ये गांव, बच्चे, दुनियादारी सब छोड़ गए थे। अब गृहस्थ जीवन में लौटना चाहते हैं, परंतु हमें डर है कि गांव में घुसते ही कहीं गांव वाले हमारा क्रियाक्रम न कर दे। क्यों? उनका कुछ बुरा किए थे क्या? हमने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया। बुरा तो हमारी पत्नी की थी, उसका प्रायश्चित हमने किया है। चाचा, मेरे अम्मा को देखा? राम जाने कौशल्या को क्या सूझी, जो संन्यास जाने से पहले उसने अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा। सन्यासी नहीं, ढोंगी कहो ढोंगी। एक बात बताओ, जो अपने पति की नहीं हुई, बच्चे की क्या होगी? कौशल्या की बहू भी कुछ कम नहीं है। जब से सांस गई है तब से अपनी नंद और देवर का जीना हराम कर दिया है उसने। अरे ओ महारानी, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? रोज एक ना एक नुकसान जरूर करती हो तुम। साफ करो जल्दी, 1 घंटे में आ रहे हैं, खाना नहीं बनेगा तुमको खाएंगे, समझी? राम जाने इन दोनों भाई बहनों से कब मेरा पीछा छूटेगा।
अरे राजू, तू बाहर जाके बैठ, हम तेरे लिए खाना बना के ले आ रहे हैं। नहीं दीदी, हम उपवास रखे। पंडित जी बोले कि 7 मंगलवार उपवास करोगे तो अम्मा जल्दी वापस आएगी। राजू, अम्मा, अम्मा, कहाँ थे आप? हम आपका कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे। मंदिर गए थे, आज मंगलवार है ना, अब आ गए हैं तो साथ में उपवास खोलेंगे। बैठो अम्मा, आज हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। आरती दीदी, आरती दीदी, आरती दीदी। हाँ, चलो जल्दी से खाने लगाओ, अम्मा आ गई है। अम्मा? अरे देख क्या रहे हो? अम्मा को भूख लगी है, जल्दी। अम्मा, अम्मा कहाँ हो? अम्मा, अम्मा, अम्मा। राजू, अम्मा नहीं है। आ गए अम्मा। तू हमारा राजू है ना? आरती, अरे तू तो बहुत ही बड़ी हो गई है। आशीर्वाद। कौशल्या, ओ कौशल्या, अरे बाहर आ जाओ, जरा देखो तो कौन आया है। अरे ओ बाबा, कौन हो आप? हाँ, घर में कहाँ घुसे जा रहे हो? निकलो, निकलो ऐसे, निकलो। ये हमारा घर है, तुम कौन हो? हाँ, अरे हमारे संदीप बुआ की पत्नी हो। अच्छा अच्छा अच्छा, अंतर्यामी बन के हमको ही चूना लगाने चले हो हैं? मर्यादा में रह के बात कर। हम कौशल्या के पति हैं और इन बच्चों के पिता हैं हम। ढोंगी मल कहीं के निकलते हो यहाँ से कि गांव वाले को बुलाएं। आरती, बता दे इसको हम कौन है तेरे। भाभी, यही हमारे बाबा है। कौशल्या और संदीप बुआ कहाँ है? अरे बाबा को गए 7 साल हो गए, वो कहाँ आएंगे? और तुम किस बहरूपिये को घुसा लिए अंदर? अरे हमको नहीं पता कौन बहरूपिया है, तुम यहाँ और देखो अपने आप से, समझे? अब हम शहर में हैं, क्या उड़ के आए क्या वहाँ? अरे तुम उड़ के आओगे कि दौड़ के आओगे वो सब हम नहीं जानते हैं, लेकिन तुम यहाँ आओ और उसको काबू करो, क्योंकि वो बुढ़ा हमारे काबू में नहीं आ रहा है। और जब से आए हैं तुम्हारे भाई बहन को वसीभूत कर लिए हैं। अब बच्चों, तुमको हम कहाँ बताएं? तुम्हारी अम्मा हमको यहाँ से भागने पर मजबूर की। हम तो हैरान है, तो खुद ही तुमको छोड़ के चली गई। बाबा, पुलिस भी यही कहती है कि अम्मा अपने आप गई थी और अपने आप ही वापस आएगी। अरे फोन पे बतिया के कैसे पहचानेंगे? तुम एक काम करो, तुम चाचा चाची को बुलाओ, वही पहचानेंगे। चलो ठीक। बेटा तू चिंता मत कर, आजा हमारे पास आके बैठ। आइए चाचा चाची, ये देखिए, ये है राधे श्याम। हे राधे श्याम, ये क्या सुन रहे हैं हम? तुम्हारी भाभी जी संन्यास पर चली गई? हाँ भाई साहब, लेकिन भाई साहब आप अचानक से। अरे महावीर भैया, कहाँ आप यहाँ मोबाइल में लगे हैं? गांव में पता क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हरीलाल वापस आ गया। क्या? जहां से आया वहीं वापस लौट जा, समझे? चल। अरे 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 संदीप बेटा, क्या तमाशा कर रहे हो? अरे तमाशा इन्होंने हमारा किया था, पूरे गांव में हमारी अम्मा को बदनाम करके भाग गए थे ये। आज इनकी वजह से हमारे छोटे भाई राजू की टांग खराब हुई है। हम पढ़ाई छोड़ के नौकरी किए, अम्मा घर घर मजदूरी की, और इनके लेनदारों की पाई पाई चुकाने के बाद भी वो अपना कलंक नहीं धो पाई है। हम कोई कलंक नहीं दिए तुम्हारे अम्मा को। तुम्हारे अम्मा की वजह से हमने जो दिन काटे उसका क्या? और तरिया चरित खुदा ही कलंकी नहीं थी। जबान और हाथ को काबू में रख,
गांव वालों का पैसा तुम्हारे अम्मा ने लिया था, उसने चुका तो कोई एहसान नहीं किया हम पे। यहां से ना तो तुम हमें बाहर निकाल सकते हो, नहीं गांव वाले। पंडित जी, हमारे बाबा तो आ गए, लेकिन बाबा 7 साल बाद आए, तो अम्मा भी 7 साल बाद आएगी। हमारी अम्मा को जल्दी लाने का कोई उपाय बताओ ना। बेटा उपाय तो पुलिस ही बताएगी। पुलिस तो कहती है कि अम्मा अपने आप गई थी और अपने आप ही वापस आएगी। तो एसपी साहब को अर्जी लिख दे। सुना है शहर में नए एसपी आए और वो बहुत ही अच्छे हैं, सबकी फरियाद भी सुनते। वाह रे हरीलाल, अंगुली माल, वाल्मीकि बन गए। अरे भैया तुम तो आ गए, पर तुम्हारी बीवी कहाँ रह गई? दुनिया में झूठ से भागने वाले लोग भी होते हैं और सच से भागने वाले भी। झूठ से भागने वाला मौका परस्त होता है और मौके का फायदा उठाकर भागता है, लेकिन सच से भागने वाला अपने आप से हार कर भागता है। 7 साल पहले हरीलाल जो अपनी पत्नी पर आरोप लगाकर भागा था, क्या उसमें कोई सच्चाई थी? 4 महीने से राजू की मां कहां थी? और आज अचानक 7 साल बाद हरीलाल की वापसी के पीछे क्या राज था? ये इस केस के ऐसे रहस्य थे जिन पर गलतफहमी, फरेब और विश्वासघात की परत चढ़ी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि सच चाहे जितनी भी गर्त में क्यों ना हो, बाहर आ ही जाता है। आदरणीय एसपी साहब, हमारी अम्मा को ढूंढ लीजिए ना, हमको उनकी बहुत याद आती है। जब से अम्मा हमको छोड़ के गई है, हम चैन से सो ही नहीं पाते, कुछ खाने का जी ही नहीं करता है। अम्मा जब गई थी तो उपवास में थी, इतने दिन से अम्मा कहाँ खाई होगी। वो तो बाजार का कुछ नहीं खाती थी। हमें अम्मा का बहुत फिक्र होता है साहब, उन्हें जल्दी ढूंढो ना। हवलदार चाचा बोले हमारी अम्मा का केस बंद कर दिए, हमारी अम्मा खुद से गई थी, खुद से आएगी। लेकिन साहब वो खुद से कब आएगी ये नहीं बताए हवलदार चाचा। साहब हमारे बाबा भी 7 साल पहले गए थे, अब 7 साल बाद लौटे हैं। लेकिन साहब अम्मा भी 7 साल बाद आई तो हम कैसे रहेंगे? अम्मा के बिना तो हमें एक दिन अच्छा नहीं लगता। पंडित जी कह रहे थे आप बहुत अच्छे हैं, सबका मदद करते हैं। साहब हमारी अम्मा को जल्दी से ढूंढो ना साहब, प्लीज साहब प्लीज। पांडे, मुझे कौशल्या मिसिंग केस की फाइल चाहिए, अर्जेंट। सर 16 जून 2016 को कौशल्या को आखिरी बार हैदरपुर के एक मंदिर में देखा गया था। वहां पंजरिया गांव की कुछ और औरतें भी थीं। उन्होंने बताया कि कौशल्या उस दिन बहुत दुखी थी। कौशल्या, घर गृहस्थी में थोड़ा बहुत लगा रहता है, तुम परेशान मत हो, हम सब तुम्हारी बहू को समझाएंगे। सब हमने उसे बहुत बोला, लेकिन वो वहीं बैठी रही और हम सब आ गए। किसी से कोई झगड़ा हुआ था क्या उसका? साहब हमें ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन कौशल्या की बहू सीमा घर छोड़ के जा रही थी। बहू, बहू ऐसे तमाशा मत कर, हम तेरे हाथ जोड़ते हैं।
तमाशा तो हमारा बना रखा है आपने हमसे चाकरी करवा करवा के। हमारा पति हमें शहर लेके नहीं जाता और आप है कि जब से हम यहाँ आए तब से हमें कोल्हू की बैल की तरफ पीछे जा रही हैं। हमें नहीं रहना आपके साथ, हम जा रहे हैं अपने मायके। ऐसे रूठ कर नहीं जाते बहू। देखिए हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमें जाने दीजिए आप। बहू मेरी बात तो सुन, अगर तुझे मेरे साथ नहीं रहना तो मत है, हम चले जाते हैं, लेकिन ऐसे रूठ के मत जा, हम तेरे हाथ जोड़ते हैं बहू, मत जा ऐसे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि कौशल्या उस दिन इतनी खोई हुई थी कि मंदिर में अपना फोन ही भूल गई और फिर उसके बाद किसी ने उसके गांव लौटने की गवाही नहीं दी। और उसकी बहू सीमा उस दिन देर रात तक पड़ोस के गांव में अपनी सहेली के घर पे थी। सीमा की अलीबाई और फोन लोकेशन डिटेल से साफ है कि कौशल्या के कीर्तन में जाने के बाद से सास बहू का कभी आमना सामना नहीं हुआ। लेकिन ये कैसे मान लिया गया कि कौशल्या ने संन्यास ले लिया? वो इसलिए सर कि कौशल्या की देवरानी सावित्री और गाँव वालों ने बताया कि कौशल्या काफी धार्मिक थी, तो उनके मुताबिक हो सकता है कि कौशल्या अपनी जिंदगी से तंग आकर संन्यास पे चली गई हो। हमने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला सर। कौशल्या के पति हरीलाल से कुछ पता किया? सर वो तो 7 साल से कभी आए नहीं, तभी कुछ देर पहले पता चला है कि 2 दिन पहले ही वो थाने होकर गया। बेटा, हम गांव में बीसी डालते थे। 7 साल पहले 4 लाख का बीसी डाला था। 40 मेंबर से 10-10 हजार रुपया इकट्ठा किया था। वो सारा पैसा हम अपने घर पे रखे थे, परंतु हमारी पत्नी वो सारा पैसा उठाई और अपने प्रेमी के घर पे जाके छुपा के रखी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। बेटा, हमारा तो संसार से मोह भंग हो गया और हम सन्यासी हो गए। लेकिन पूछताछ में गांव वालों ने बताया कि कौशल्या ने अपने पति के लेनदारों का पैसा 4 साल पहले ही चुकता कर दिया था। गांव वाला घर किसके नाम पे है? सर कंप्लेंट दर्ज होने के बाद पता किया तो सामने आया कि हरीलाल के पिता भी हरीलाल को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो मरने से पहले अपनी वसीयत में हरीलाल के हिस्से की जमीन और घर कौशल्या के नाम कर गए थे। तो मतलब पिता ने बेटे को बीवी के रहते हुए जायदाद से बेदखल कर दिया। तो हो सकता है वो सारा पैसा हरीलाल ही लेके भागा हो और अपनी पत्नी पे झूठा लांछन लगा दिया हो, और 7 साल बाद अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए पहले पुलिस स्टेशन आया, झूठी कंप्लेंट लिखवाई, और आया भी कब? जब बीवी का मिसिंग केस बंद हो गया। कहीं पिता की जायदाद अपने नाम करवाने के लिए हरीलाल ने ही तो कौशल्या को गायब नहीं किया? क्या कर रहे हैं आप? ये क्या ढूंढ रहे हैं अम्मा कमरे में? मेरा पुराना सामान ढूंढ रहा हूँ। अम्मा ने आपकी निशानियां भी जला दी है। निशानियां जलाई होंगी ना, इस घर के और जमीन के कागज तो नहीं जलाए होंगे। अरे यार राजू, तुम्हारे पापा हाथ हाथ कुंडली उंडली भी देखते क्या? अरे यार अगर देखते तो हमको भी मिलवाओ यार, हम भी पूछे हमारी नौकरी कब लगेगी है। ये तो एसपी साहब की गाड़ी है, ये गांव में कहाँ जा रही है? एसपी साहब की गाड़ी? अरे राजू, अरे अरे राजू, संभल के बाबू। तुम ही राजू? हाँ, और आगे एसपी साहब, हमारी अम्मा का कुछ पता चला? वही पता लगाने आया। अरे नहीं साहब, वो कौशल्या के गायब होने के बारे में तो हमको यहाँ आने के बाद पता चला था, और आप बोले हमने उसे गायब किया। तो 7 साल से आप गायब कहाँ थे और अपनी पत्नी का मिसिंग केस बंद होते ही वापस आ गए? 7 साल पहले अपने लेनदारों का पैसा हजम करके अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगा के भागे थे ना आप। गांव वालों का पैसा हमारी पत्नी नहीं लिया था और अपने प्रेमी के घर में छुपा के रखा था। तो ये भी बताइए उसका प्रेमी था कौन, जिसके सामने पति का सिंदूर फीका पड़ गया? देखिए, उसका नाम अगर हमें पता होता तो गांव छोड़ने की नौबत नहीं आती हम पे। अगर आपका कहा कुछ भी झूठा निकला ना, तो इस बार नौबत जेल जाने की आएगी बाबा जी। पता करो पिछले 7 सालों में हरीलाल कहाँ कहाँ था। अगर अपने लेनदारों के पैसों पर अय्याशी कर रहा था तो फिर सन्यासी के भेष में लौट के आने का क्या राज है? और हैदरपुर के जिस मंदिर में कौशल्या आखिरी बार देखी गई थी, पता करो उसके गायब होने के आसपास के कुछ दिनों में इस हरीलाल को भी वहां देखा गया था क्या? सर, बाबा क्या बोले एसपी साहब, अम्मा मिल जाएगी ना? क्या बात है, इतना पुलिस कहाँ आया था? अरे कुछ नहीं, वो एसपी साहब आए थे, राजू ने उनको चिट्ठी लिख दिया था, वो अम्मा का मिसिंग केस वापस खोल दिए हैं अब। कहा? ऐसा ऐसा का चिट्ठी लिख दे राजू?
कि एसपी साहब खुद ही चला है? अरे एसपी वेसपी छोड़। राधे श्याम, हमको एक बात बता, कौशल्या ने जाने से पहले तुमको कोई जमीन का कागज दे के रखा था का? अरे भाभी हमको भला काहे कागज देने लगी? इसका मतलब जमीन का कागज तू ही दबा के बैठा है। हम तो अपना गुस्सा दबा के बैठे हैं बस। तुम्हारे चक्कर में हम पिछले 4 दिन से शहर नहीं गए। अगर ये नौकरी छूटी ना तो हम इन सबको खिलाएंगे कहां से? बहन बयाने लायक हो गई है। अब बाप जो है कागज कागज कर रहा है। ये साफ था कि हरीलाल की वापसी का मकसद अपनी लापता बीवी की प्रॉपर्टी कब्जे में लेना था, लेकिन उसकी बीवी के लापता होने में हरीलाल की क्या भूमिका थी, ये जानने के लिए पुलिस हरीलाल के उन 7 सालों का इतिहास खंगाल रही थी जिस दौरान वो अपनी बीवी पर लांछन लगाकर गायब रहा। सर, हरीलाल पिछले कई सालों से उज्जैन के एक आश्रम में रह रहा था और उसका करंट फोन नंबर जो सामने आया है, उसके कॉल रिकॉर्ड में उसके ज्यादातर कॉल्स उसके क्लाइंट के हैं जिनकी वो कुंडली देखता था। और कुछ लोगों ने बताया कि हरीलाल को कुंडली देखना ही नहीं आता था, झूठे प्रेडिक्शन देकर लोगों से पैसे ऐंठता था। और सर, कौशल्या आखिरी बार हैदरपुर के जिस मंदिर में दिखी थी, हरीलाल की फोन लोकेशन भी उसी वक्त हैदरपुर के उसी मंदिर की थी। और वहां पर साधु ने बताया कि हरीलाल भी उस दिन कीर्तन में शामिल हुआ था। लेकर आओ बाबा जी को। हाँ साहब, हम हैदरपुर के मंदिर में उस दिन गए थे, लेकिन हमने कौशल्या को नहीं देखा वहां पर। 7 साल से गांव नहीं आया आप, लेकिन 4 महीने पहले गांव के पास हैदरपुर के मंदिर में क्यों आए? तब डर नहीं लगा कि गांव वाले मार देंगे? अब इस नश्वर शरीर के नष्ट होने का कैसा डर? हम तो वहां पे हमारे साधु मित्रों के आग्रह पर गए थे, 5-10 मिनट रुके। चाहे तो आप हमारे साधु मित्रों से पूछ सकते हैं। हमने सब कुछ पूछ लिया है, आप अपनी बताइए, क्या किया कौशल्या के साथ? हमने कौशल्या के साथ कुछ नहीं किया साहब। मतलब बिना प्रसाद खाए आप सच उगलेंगे नहीं? कौशल्या को गायब करके हमें क्या मिलेगा? हाँ, उसका घर और जमीन तो उसके मरने के बाद आपके नाम पे होगा, पर फिलहाल कब्जा तो आपका ही हो गया ना। कौशल्या के घर पर तो संदीप कब्जा करके बैठा। जो हमारे पिताजी का प्लॉट था वो तो अब महावीर के नाम है, जबकि वो प्लॉट कौशल्या कभी बेचना ही नहीं चाहती थी। हमें तो लगता है कि कौशल्या को गायब करने में महावीर का हाथ है। अरे अपने बाप को तो निकालो घर से पहले, फिर जाना शहर। तो अब नहीं निकल रहा तो क्या करें? हम नौकरी छोड़ दें? कल से अगर ऑफिस ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमको भी निकाल देंगे। चलो हम जाते हैं। अरे सुन तो। भाभी जी, आपके कपड़े दो। अरे ये सब किसके कपड़े हैं? हमारे थोड़ी हैं। भाभी जी, ये तो हमको राजू ने दिए हैं। हाँ हाँ, हमने आपको दिए थे। दो दो दो। आपको पता नहीं अम्मा आने वाली है, इसलिए हमने उनकी साड़ियाँ को इस्त्री करवा दिया है। दो। अरे ये क्या? पूरा कमरा बिखरा हुआ है। अम्मा आएगी तो मुझे डांटेगी। अम्मा, आपको पता है हम आपका कमरा और मंदिर रोज सजा के रखते हैं। और हाँ, एसपी साहब आपको ढूंढ रहे हैं, तो उनसे जल्दी से मिल जाओ। अब ज्यादा लुपा छुपी मत करो, हमें आपकी बहुत याद आती है। सर, हरीलाल सही बोल रहा है। वो प्लॉट 2 दिन पहले ही महावीर का नाम हुआ है। लेकिन कौशल्या तो गायब है, तो फिर प्लॉट महावीर के नाम पे ट्रांसफर कैसे हुआ? कौशल्या के पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए, जो उसके बेटे संदीप के पास है। साहब, संदीप नहीं बल्कि कौशल्या हमको प्लॉट बेची थी। 14 जून को हम 20 लाख रुपया भी दिए थे उसे, और सर रजिस्ट्री का दिन भी फिक्स था 20 जून, लेकिन 16 जून को कौशल्या लापता हो गई। साहब, हम सच बोल रहे हैं। अरे महावीर हमको नहीं, अम्मा को पैसे दिया था, लेकिन अम्मा के गायब होने के बाद महावीर हमसे पैसे मांगने लगा। लेकिन साहब, संदीप बोला हमसे कि उसके पास पैसे नहीं है। वो बोला कि के पास उसकी माँ की पावर ऑफ अटॉर्नी है और वो उससे प्लॉट मेरे नाम ट्रांसफर करवा देगा। सर, वो पावर ऑफ अटॉर्नी झूठी नहीं है। ये बात तूने मैं पहले क्यों नहीं बताई? साहब, हमें लगा कि जमीन के सौदे के बाद अगर ये गांव वालों को पता चलता तो सबको लगता कि अम्मा पैसे लेके भाग गई है, और हमरे बाप का दिया हुआ वो कलंक धोने के बावजूद भी वो बदनाम हो जाती। सर, और वो 20 लाख रुपए वो कहाँ है अभी? वो 20 लाख तो अम्मा को ही पता होगा ना, हम नहीं जानते साहब। अब साहब, ये तो हमको नहीं पता कि कौशल्या कहाँ गई, लेकिन वो संदीप ने हमसे मिन्नत की कि हम किसी को ना बताएं कि उसकी माँ हमारे 20 लाख रुपए लेके भाग गई, और बोला कि मामला शांत होते ही वो प्लॉट हमारे नाम ट्रांसफर करवा देगा। तो इतनी आसानी से क्यों मान गया? कहीं तूने और संदीप ने मिलकर कौशल्या को? नहीं साहब, पहले हमें भी लगा था कि कहीं कौशल्या को गायब करके संदीप ने झूठी पावर ऑफ अटॉर्नी तो नहीं बना ली, लेकिन पहले इसलिए नहीं बोले वो
20 लाख रुपया फंसा था हमारा। और सर, हम केस बंद होने का नहीं बल्कि अम्मा के लौट आने का इंतजार कर रहे थे। और आपने जैसे ही केस बंद किया तो महावीर हमें अम्मा के दिए हुए पैसे का रसीद दिखाने लगा जिसपे अम्मा के दस्तखत थे। वो बोला कि ये गांव में सबको बता देगा और इससे अम्मा बदनाम हो जाती। इसलिए मुझे वो पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन उसके नाम करनी पड़ी। और उसी पावर ऑफ अटॉर्नी से तूने घर भी अपने नाम कर लिया। वो घर सिर्फ अपने नाम नहीं, राजू के नाम भी किया है। तो तू मान चुका था कि तेरी माँ वापस नहीं आएगी अब। सर, आना होता तो अब तक आ जाती वो। बाप सामने से लांछन लगा के गया और बेटा पीठ पीछे छुरा घोंप रहा था। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप सोच रहे हैं। हम कुछ नहीं किए साहब। अब दूसरा कोई क्या किया है इसका हमको नहीं पता। कौशल्या के बेटे संदीप के कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक अकाउंट्स, हर फाइनेंशियल डिटेल निकालो। इलाहाबाद में कहाँ जॉब करता है, कहाँ रहता है, कहाँ आता जाता है, सब कुछ पता करो। और हाँ, महावीर पर नजर रखना। सर, कौशल्या मिसिंग केस रीओपन होने के बाद कौशल्या की जमीन के सौदे का खुलासा कौशल्या के बड़े बेटे और महावीर को भी सस्पेक्ट बना रहा था, जिसका फायदा उठाकर हरीलाल अपने आप को क्लीन साबित करने की कोशिश कर रहा था। साहब, कौशल्या वो जमीन कभी किसी को बेच ही नहीं सकती। अरे हमारे रहते जमीन के अच्छे दाम मिल रहे थे, वो तभी नहीं बेची थी। कौशल्या समझने की कोशिश करो ना। देखो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अरे बाजार भाव से 1.5 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। हम ना ये मौका नहीं जानते। हमने कह दिया ना, जमीन नहीं बेचेंगे मतलब नहीं बेचेंगे। अम्मा जितना ही हमसे प्यार करती थी उतना ही जमीन से भी करती थी। तुम्हारे बड़े भैया और अम्मा के बीच रिश्ता कैसा था? मेरा मतलब, कभी उन दोनों के बीच में झगड़ा होता था? भैया और भाभी के बीच में ज्यादा झगड़ा होता था। किस बात को लेकर? भाभी भैया के साथ शहर जाने को बोलती थी, लेकिन भैया कहते थे कि अम्मा की सेवा करो। लेकिन एक दिन भैया और भाभी के बीच में झगड़ा हो रहा था, तभी पता नहीं भैया को क्या हुआ और वो अम्मा के साथ भी झगड़ना चालू कर दिया और अम्मा पे हाथ उठाया। अम्मा बहुत रोई थी तब। अम्मा, आप हमको बताओ। हो जाता है कि हम अपना जमीन बेच दे। जमीन माँ होती है। अब तू ही बता, तू अपनी माँ को बेच सकता है? बस यही बात तेरे भैया को समझा रहे थे और वो अपने बड़ा हो के तो हमारा दिल कभी बंद दुखा रहा। हम अम्मा से प्रॉमिस किया कि हम कभी भी उनका दिल नहीं दुखाएंगे। हमारी अम्मा को ढूंढ लो ना, हमें बहुत याद आती है उनकी। सर, हमें पावर ऑफ अटॉर्नी का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जब से अम्मा की लड़ाई संदीप से हुई है तब से अम्मा सारा गुस्सा हम पे निकालने लगी है। उनको ऐसा लगता है कि हमने भड़काया है संदीप को। अब आपने अपने पति को भड़काया है या फिर वो खुद ही टेढ़ा है, ये तो हमें पता चल जाएगा। साहब देखिए, हम तो बहुत सीधे हैं। अब सामने वाला कैसा है वो हम नहीं जानते हैं। हाँ बोलो पांडे। सर, ये संदीप तो बड़ा पहुंचा हुआ खिलाड़ी निकला। शहर में एक नया घर बसा लिया इसने। अभी 2 महीने पहले शादी की और उसी दौरान 26 लाख रुपए का एक नया घर खरीदा इसने। जी पांडे, बोला पैसा अम्मा ने छुपा दिया है, उसी पैसे से दूसरा मकान खरीदा, ये नहीं बताया। सर, हम डर गए थे। हम आपको सच बताते तो आप हमारा विश्वास नहीं करते। हमने अम्मा पे जोर डाला था कि वो प्लॉट बेच के हमको पैसे दे दे। वो जमीन हम आरती का शादी के लिए रखे हैं। मतलब तुम नहीं मानोगी? हाँ, नहीं मानेंगे। देखो अम्मा, हम चाहते तो तुम्हारी पावर अटॉर्नी इस्तेमाल करके ना वो जमीन कब का बेच दिए होते, लेकिन हम तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं और तुम हम पे ताव दिखा रही हो। संदीप, मतलब कौशल्या जमीन बेचना नहीं चाहती थी, तूने उसे गायब किया और जब केस बंद हो गया तो तूने जमीन बेच दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। बाद में अम्मा मान गई थी। हम कैसे मान लेंगे तू सच बोल रहा है? क्योंकि तूने अपनी माँ को ही नहीं, अपनी पत्नी को भी धोखा दिया है। सर, मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। उसने कहा था कि वो अपनी माँ से मिलवाएगा, पर आज तक नहीं मिलवाया। सर साहब, ये सब बात तो हमको अब पता चल रहा है। क्यों हमको शहर काहे नहीं ले जाते थे? वहाँ पर एक शादी कर रखी थी उन्होंने। हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है ऐसे आदमी से शादी करके। सर, सीमा एक नंबर की चिलत्तरबाज औरत है। हम शादी करके उसे खुश नहीं थे। सीमा को तो हम तलाक नहीं दिए, लेकिन उससे हम दूर दूर रहने लगे। महीनों महीनों घर नहीं आते थे और इसी दौरान हमें कविता से प्रेम हो गया
और हमने उससे शादी कर ली। ये भी तो हो सकता है कि तेरी अम्मा को तेरी दूसरी शादी के बारे में पता चल गया हो, और जैसे तेरे दादा ने तेरे बाप को जायदाद से बेदखल किया था, वैसे ही तेरी अम्मा तुझे बेदखल कर रही हो और इसीलिए तूने उसे गायब कर दिया। सर ऐसा नहीं, हमारा विश्वास करो, हम नहीं जानते कि अम्मा कहाँ पे है। जीवन साथी की दी हुई चोट चाहे जितनी भी गहरी हो, लेकिन जो घाव बच्चे देते हैं वो मरते दम तक नहीं भरते। कौशल्या जिस दुख से गुजर रही थी उसका अंदाजा लगाना आसान नहीं था, क्योंकि उसके अचानक गायब होने के पीछे कई नजरिए थे। और जिंदगी से हार मानकर कहीं गुमनाम हो जाने की थ्योरी में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या कौशल्या अपने बेटे राजू को इस तरह से बेसहारा छोड़कर कहीं जा सकती थी। हमें नहीं लगता पांडे कि कौशल्या संन्यास के लिए गई होगी। अगर ऐसा होता तो हमें उसका कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलता। लेकिन सर कौशल्या की हत्या का भी कोई क्लू हमें नहीं मिला है, और खूब तोड़ने के बावजूद भी संदीप ये नहीं मान रहा कि उसने अपनी माँ को मारा है। हमारा सस्पेक्ट बेटा ही नहीं बाप भी है। एक काम करो पांडे, हैदरपुर के उस मंदिर से कौशल्या के घर को जाने वाले और आसपास के जितने भी रास्ते हैं वहां एक टीम भेजो। उस रास्ते पे जितने भी घर और दुकानें हैं सबसे एक बार दोबारा अच्छे से पूछताछ करो। सर पुलिस अब इस थ्योरी पर काम करने लगी कि कहीं कौशल्या की हत्या तो नहीं हुई थी। हैदरपुर के जिस मंदिर में कौशल्या को आखिरी बार देखा गया, वहां आने जाने वाले सभी रास्तों पर फिर से कौशल्या से जुड़े क्लू तलाशे जाने लगे। लेकिन जो तलाश राजू को थी उसमें अब भी उसकी मां के सही सलामत लौट आने की उम्मीद जिंदा थी। और उम्मीद कोशिशों की इस कड़ी में इस केस में एक नया मोड़ आया। सर काफी पुराना लगता है। फॉरेंसिक के लिए भेजो। सर वो कंकाल किसी मर्द का था। मौत 4 से 5 साल पहले हुई, लेकिन मौत की वजह क्लियर नहीं है। आसपास के गांवों की पिछले 4-5 साल की मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो, पता करो ऐसा कौन है जिसे मारकर कौशल्या की जमीन में गाड़ा गया। सर पुलिस अब उस अज्ञात की पहचान में जुट गई थी, लेकिन वो आदमी आखिर था कौन? कौशल्या से उसका क्या कनेक्शन था? कहीं वो उसका प्रेमी तो नहीं था? ये सारे राज बहुत जल्द सामने आने वाले थे। सर पिछले 4 से 5 साल के बीच धैना, कालीपुर और दौलतपुर गांव के 3 लोगों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन दौलतपुर गांव से लापता सुबोध का पंजरिया गांव से कनेक्शन है। कैसे? सर 7 साल पहले हरिलाल ने जिन 40 लोगों की बीसी डाली थी उनमें से एक सुबोध भी था। कौन है प्रेमी तेरा बोल? इस सुबोध की राधेश्याम से अच्छी दोस्ती भी थी और कौशल्या के घर इसका आना जाना भी था। सर मैंने राधेश्याम के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए। इन दोनों के बीच में उन दिनों काफी बातें भी हुई थी। नहीं साहब, नहीं साहब, हम किसी को नहीं मारे साहब, हम सुबोध को ही नहीं, कौशल्या को भी तूने ही गायब किया है, क्योंकि वो जान गई थी कि सुबोध को मार के तूने उसकी जमीन में गाड़ा है। अरे क्या कह रहे हैं साहब? नहीं साहब, हम कुछ नहीं किए साहब, हम सच कह रहे हैं, हम कुछ नहीं किए साहब। जब तक ये सच ना बोले अच्छे से सेवा करो इसके। नहीं साहब देखिए, हम कुछ नहीं। पुलिस रिमांड में राधेश्याम ने यह मान लिया कि उसने ही सुबोध की हत्या की थी, लेकिन कौशल्या का कुछ भी पता होने से उसने इनकार किया। बोल तो हमारा वो कह रहे साहब, हमारी पत्नी सावित्री और उस सुबोध का चक्कर था साहब, इसीलिए मारे हम उसको, इसीलिए मारे। सुबोध की हत्या का केस तो सॉल्व हो चुका था, लेकिन कौशल्या का गायब होना अब भी रहस्य बना हुआ था। सावित्री के बयान से यह सामने आया था कि हरिलाल का छोटा भाई भी अपनी बीवी पर शक करता था, लेकिन हरिलाल के शक को अब भी बेबुनियाद माना जा रहा था। राधेश्याम क्या, ये हरिलाल भी ऐसा ही है, और ये संदीप भी अपने बाप और चाचा के नक्शे कदम पर ही था। लेकिन सर कौशल्या के लापता होने में राधेश्याम और संदीप का हाथ होता तो अब तक हमें पता चल गया होता, और हैदरपुर के मंदिर से निकलने के बाद कौशल्या कहाँ गई इसका भी कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं मिला है। लीड तो ढूंढनी पड़ेगी पांडे, बस देखना ही है कि वो राजू की उम्मीदों को जिंदा रख पाएगी। बाबा अम्मा आई क्या? अरे काहे अम्मा के लिए अपनी जान आदी कर रहा है? नहीं आई तेरी अम्मा? ओ भौरिया, लगता है तुम्हारे पति के जेल जाने का तुमको कोई दुख नहीं हुआ है। जब उस धोखेबाज को हमारी कोई फिक्र नहीं है तो हम उसकी फिक्र काहे करें?
एसपी साहब, हम ये पूछना आए थे कि हमारी अम्मा मिली कहाँ? रुक रुक बिटवा, तुम्हारे पूछने से पहले हम बता देते हैं, तुम्हारे अम्मा नहीं आई। उदास मत हो बिटवा, तुम्हारे अम्मा को तुरंत यहाँ बुलाने का एक तरीका है हमारे पास। सच बाबा? एक काम करना पड़ेगा, पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। चढ़ेगा? अम्मा को जल्दी लाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। आपको क्या लगता है डर जाएंगे हम आपकी धमकी से? संदीप जेल चला गया, हमको घर से भगा के पूरा घर हथियाना चाहते हैं आप? घर तो ये हमारा ही होगा, क्योंकि जेल जाने से तू भी नहीं बच पाएगी। राजू तो हमारा है, पराया नहीं, भगवान का भी प्यारा है। राजू! क्या कर रहा था ये? अगर हम ये पहाड़ से कूद जाएंगे तो अम्मा वापस आ जाएगी। अम्मा ऐसे नहीं आएगी राजू, फिर कभी ऐसा मत करना, हम तुम्हें खो नहीं सकते। एसपी साहब, अब आप भी यादव चाचा जैसे बोलने लगे। वो भी हमको पहले यही बोलते थे और बाद में बोले कि केस बंद। आप हमारी अम्मा का केस बंद नहीं करोगे ना? राजू, हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं, जब तक तुम्हारी अम्मा के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता, हम ये केस बंद नहीं करें। एक मिनट सर। हेलो, आइए सर। सर, ये रास्ता हैदरपुर मंदिर से पंजरिया गांव की तरफ जाता है। हाँ बोलो पांडे। सर, हैदरपुर वाले मंदिर से पंजरिया गांव जाने वाले रास्ते के बीच में एक स्केलेटन मिला है। सर, कहीं ये स्केलेटन कौशल्या का तो नहीं? ठीक है, राजू के डीएनए से मैच करके देखते हैं। इस बार पुलिस को आभास हो गया था कि वो स्केलेटन राजू की मां कौशल्या का ही है और डीएनए रिपोर्ट से जल्द ही इस बात की पुष्टि भी हो गई। पांडे, हम राजू की उम्मीद तो जिंदा नहीं रख पाए, लेकिन उसके मां के कातिल को सजा दिलवा के हमें उसे यह भरोसा दिलवाना है कि इंसाफ मिलने में देर भले ही हो, अंधेर नहीं होता। कितनी बार बताया साहब, हम हैदरपुर के मंदिर में सिर्फ 5 मिनट के लिए गए थे। सर, तब हम शहर में थे, हमने नहीं मारा अम्मा को। सीमा हमारी होगी। जिस दिन कौशल्या की हत्या हुई थी, सीमा हैदरपुर में नहीं थी। वो नहीं थी, उसका आशिक तो होगा। सर, 16 जून की शाम जब कौशल्या का मर्डर हुआ तब विकास के फोन की लोकेशन हैदरपुर के गांव की थी और उसके बाद सीमा और विकास के बीच लगातार कॉल्स हुए थे। अगर पिटने से बचना चाहती हो तो मान लो कि विकास से कौशल्या का मर्डर तुम्ही ने करवाया है। साहब, हम मानते हैं उस शाम को हम हैदरपुर गए थे, पर हमने किसी को नहीं मारा साहब, सच में। लेकिन सीमा ने तो कबूल कर लिया विकास कि उसने ही तुझे अपनी सास को मारने के लिए बोला था। झूठ बोले, उसने मुझे कुछ नहीं बोला था, कसम से। इसका मतलब तुझे फंसा रही हो? आप लोग हमको फंसाने के लिए कहीं गोल गोल तो नहीं घुमा? बता रहे हमने मारा नहीं था, हम तो सिर्फ गाड़े थे। तूने नहीं तो फिर मारा किसने कौशल्या को? हमारा और सीमा का चक्कर तो बाद में शुरू हुआ, उसके पहले हमारा और आरती का चक्कर था। और उस दिन आरती की अम्मा हम दोनों को साथ में देख ली थी। आरती, प्यार करते हैं तो हट यहाँ से। होली वाली लड़की देखे पूछता रहा। अम्मा! यार, ये तो मर गई। अब क्या करे विकास? इसे कहीं गाड़ना होगा।
सॉरी बेटा राजू, हमने तुमसे प्रॉमिस तो किया था कि हम तुम्हारी माँ को सही सलामत लेके आएंगे, लेकिन आपने अपना प्रॉमिस निभाया। आपने हमारी अम्मा का केस नहीं बंद किया। राजू तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा ऐसे ही रहना। एक मिनट साहब, आप भी बहुत अच्छा है, ये आपके लिए। मेरे मम्मी पापा मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? हमारे जीवन में कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। लेकिन इससे एक जुड़ा सच ये भी है कि जब ये भरोसा टूटता है तो ऐसे फासले, ऐसी दूरियां जन्म लेती हैं जो कभी सिमट नहीं सकती हैं। और जब बात माँ बाप और बच्चों के बीच के भरोसे की हो तो ये भरोसा एक जिम्मेदारी बन जाता है। आज की ये कहानी महाराष्ट्र के पुणे शहर की है, जहां विश्वास और अविश्वास की कसौटी पर कई जिंदगियां दांव पर लग गईं और सामने आई कई दर्दनाक कहानियां। सर, गले पे बड़ी ताकत से वार किया गया। लगता है इसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। सबसे पहले यहाँ कौन आया था? इसकी मेड मंजू, उसी ने हमें फोन किया। क्या देखा तुमने यहाँ? सब वो मैं अलकाताई, ओ अलकाताई। ठीक है तुम जाओ। दरवाजे पे कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं और खिड़की से अंदर आना लगभग इम्पॉसिबल है। इसमें चांसेस ये है कि शायद ये अपने घर का दरवाजा दोपहर में बंद करना भूल गई और खूनी दरवाजा खुला देख के अंदर आ गया, या फिर खूनी के पास घर की डुप्लीकेट चाबी हो और उसे इस्तेमाल करके वो घर में घुसा। तो ये भी हो सकता है कि ये खूनी को जानती थी और इसने उसे घर के अंदर आने दिया होगा। इस फ्लैट में मैं रहती हूँ। जब ये सब कुछ हुआ, आपने कुछ अलग महसूस किया? मतलब किसी को आते जाते देखा हो या कुछ सुना हो? वैसे तो मैंने कुछ नहीं देखा आज, पर हाँ, जानवी बहुत प्रॉब्लम कर रही थी। ये जानवी कौन है? अलका की छोटी बहन। कुछ ही महीने हो गए यहाँ आके रह रही है। मतलब जानवी यहाँ पहले नहीं रहती थी? नहीं, पर सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसने गांव में कुछ लफड़ा किया था और उसकी वजह से ये दोनों यहाँ लेके आए उसको। एक झापड़ पड़ेगा ना तुझे, तेरे सारे बहाने बंद हो जाएंगे। जा जाके स्कूल के लिए रेडी हो जा। जा। अरे क्यों चिल्ला रही हो तुम? जाएगी ना वो। तू जा, जा बोला ना। अरे तू थोड़ी शक्कर चाहिए थी। हाँ, आने देते ना। सर, हमें तो लगता है कि जीजा और साली का कोई चक्कर था। दोनों बहनों की आपस में बनती बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जीजा साली का ध्यान बड़ा रखता था। सर, अलका अपने हस्बैंड और सास के साथ में इसी घर में कितने सालों से रह रही है, लेकिन कभी कोई आवाज नहीं आई थी। और जब से ये लड़की आई है तब से इस घर में शोर शराबा शुरू हो गया है। एक नंबर की बनौटी है तू। अब इस घर में 2 मिनट भी नहीं रहेगी तू। दूर रख मुझे। सर, वो उस घर में अपने पति चेतन, बहन जानवी और सास के साथ रहती थी। आसपास के लोगों से पता चला है कि अलका का जानवी के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। एक झापड़ पड़ेगा ना, तेरे सारे बहाने बंद हो जाएंगे। मर्डर के वक्त अलका का पति चेतन और उसकी सास घर पे नहीं थी और जानवी का तो अब तक कोई आता पता नहीं। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री के साइंस नहीं है और कोई खिड़की से भी नहीं है। अच्छा, ये उसके पति चेतन कुलकर्णी और उसकी सास से कांटेक्ट हुआ? तो चेतन का फोन तो अब तक स्विच ऑफ आ रहा है और उसकी सास के पास कोई फोन है नहीं। अलका किस गांव से बिलोंग करती है ये अब तक हमें पता नहीं चला। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जानवी जीएस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है। जाके स्कूल से जानवी के बारे में पता करो। सर ये देखिए,
जानवी का अटेंडेंस 40% से भी कम है। और सर, जब वो स्कूल आती भी थी तो उसका ध्यान बिल्कुल पढ़ाई में नहीं रहता था। जानवी, जानवी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कहाँ खोई रहती हो आजकल? जवाब दो। तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। एक्चुअली मैं वो इसी साल स्कूल में आई थी। उसके ज़्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं है, इसके लिए वो किसी से बात नहीं करती थी। सर, मैं और जानवी एक ही कॉलोनी में रहते हैं, इसी वजह से हम एक साथ ही स्कूल में आते जाते हैं। जानवी, जानवी, अरे जानवी, स्कूल नहीं जाना क्या? अरे तू कहाँ जा रही है? जानवी उस दिन स्कूल आई थी? नहीं सर, एज यूजुअल वो उस दिन भी स्कूल नहीं आई। अजीब बिहेव करती थी सर, कभी कभी अचानक से रोने लग जाती थी, कभी अचानक से चिढ़ जाती थी। अच्छा रश्मि, उस दिन जब तुम स्कूल से घर गई तो तुम्हें जानवी कहीं मिली? नहीं सर, उस दिन स्कूल छूटने के बाद मैं सीधा जानवी के घर ही गई थी, पर वहाँ पे देखा तो उसके घर के गेट पे ताला लगा हुआ था। उसको ऊपर जाते देखा था सुबह, इसलिए उसको ढूंढने के लिए मैं टेरेस पर गई थी। जानवी, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे तू धूप में क्यों बैठी है? अरे जानवी, अरे रुक जानवी। जानवी छत पे कर क्या रही थी? पता नहीं सर, मैंने उसे पूछा लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। जानवी की बहन अलका और उसके पति, ये दोनों कैसे लोग थे? अलका ताई तो वैसे बहुत अच्छी थी, लेकिन अलका ताई और जानवी का हमेशा झगड़ा रहता था। मला तुझा एकदम वैताग आलाय। बाबा ने तुझे यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है ना? हाँ, और तुझे स्कूल जाना ही नहीं है। का नाटक करती तू? खूब झालं नाटक तुझं, चल। ताई, पर तुला समझत नाही का? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है तुझे? हाँ, जानवी की उम्र ज्यादा नहीं थी, शायद वो मेंटली डिस्टर्ब थी। हो सकता है कि उसकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा हो जिसकी वजह से वो ज्यादा मूडी और डिस्टर्ब हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि जीजा साली का चक्कर हो और चेतन ने या फिर जानवी ने ही अलका को मार दिया। लेकिन जानवी को डर किस बात से? एक मिनट। हाँ बोलो। ठीक है, गुड। तो चेतन और उसकी माँ वापस आ गए? सर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अलका। घटना के वक्त तुम लोग कहाँ? मैं और मेरी आई शिवापुर गए थे एक शादी में। जानवी की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, इसलिए वो अलका के साथ घर में रुक गई है। जानवी का मुझे नहीं मालूम सर, उस वक्त वो घर में ही थी। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। कितनी बार कहा जानवी को उसके घर छोड़ा, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। साहब, अलका बिल्कुल भी खुश नहीं थी उसकी सास की वजह से। उसकी सास ये नहीं चाहती थी कि वो कॉल सेंटर की नाइट ड्यूटी करे। इसी बात को लेके अलका और चेतन के बीच में भी झगड़ा रहने लगा था। आपने जानवी को अलका के घर क्यों भेजा? काय सांगू तुम्हाला साहब, आजकल के बच्चों को संभालना, खास करके लड़कियों को, बहुत मुश्किल है साहब। अलका तो फिर भी समझदार थी, लेकिन उसके 10 साल बाद हुई जानवी कुछ अलग ही स्वभाव की थी। और आजकल का ये मोबाइल का ज़माना, जानवी को मैंने फ़ोन इसलिए दिया था कि आज के ज़माने में वो सेफ रह सके। लेकिन कधीचा हाका मारतोय तुला? काय लपवतेस? लाव इधर लाव, इधर लाव। जानवी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, आई मिस यू। तो ये पढ़ाई चल रही है तेरी? बाबा, मला खरंच माहित नाही, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। पता नहीं इसे मेरा नंबर कहाँ से मिल गया, और मैंने इसे रिप्लाई भी नहीं दिया। आज से तेरे पास कोई फोन नहीं रहेगा, समझे तुम? लड़की की इज्जत कच्चे मिट्टी के बर्तन की तरह होती है, एक बार टूट गई तो मैं जुड़ती। बाबा, मी खरंच सांगते, मैं तो सिर्फ साक्षी के साथ घूमने गई थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो अपने साथ कुछ लड़के भी ले आएगी। मुझे सब पता है तुम किस रास्ते पे जा रही हो।
ये तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, उस पे ध्यान दे, वरना तेरी शादी करा के इस घर से टिकट काट दूंगा, फिर लाइफ टाइम करते रहना मौज मस्ती। बाबा मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सुबोध और जीवन भी आने वाले हैं। और इसीलिए मैंने चेतन और अलका को घर पे बुलाया था। इस लड़की पर नजर रख रख के मैं थक गया हूँ, कहीं कड़क नहीं बोल के बुढ़ा काय करना। बाबा आप चिंता मत करो, हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे साथ ले जाएंगे बाबा? वहाँ पर मेरी सास रहती है हमारे साथ और खर्चे भी बहुत सारे हैं। और वैसे भी जो लड़की आप लोगों के पास नहीं संभलती वो हमारे पास आकर कैसे सुधरेगी? अगर ऐसा क्या बोलती है तू अलका? आई बाबा परेशान है उसे लेकर, हम साथ ले जाएंगे ना। हाँ पण खूब उपकार होती। तुम खर्चे की परवाह मत करो, वो हम देख लेंगे। तुम तो बस उसे थोड़ा पढ़ा लिखा दो, जीने का सलीका सिखा दो, मेहरबानी होगी। हो आमच्या खरंच सगळ्या काळज्या मिटतील। 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक ही था, बस 2 महीने से ही पता नहीं हल्का का फोन आ रहा था कि जानवी को लेके जाओ। और उधर चेतन से बात होती थी तो उसको तो जानवी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अभी आप जा सकते। नाइक, एक बात समझ में नहीं आ रही, मुझे ये चेतन वाला एंगल कुछ अजीब सा लगता है। बीवी पूरी रात कॉल सेंटर में और घर पे चेतन जानवी के साथ अकेला रहता। कहीं चेतन जानवी के साथ कुछ ऐसा तो नहीं करता था जिसके बारे में अलका को पता चल गया हो और अलका जानवी को घर से हटाना चाहती हो? और आखिर ये जानवी गायब कहाँ हो गई? और कुछ? हाँ बोलो, क्या चाहिए? और 2 वड़ा पाव। 2। ये लो 20 रुपए। भाई पानी दो ना। पानी? अरे छोटू इनको पानी दो। ए लड़की, ए लड़की रुक, ए रुक, ए लड़की रुक। अंकल मुझे बहुत भूख लगी है। ये सब क्या है? उसने अपनी किताबें क्यों फाड़ी? वो सब मुझे कुछ मालूम नहीं है सर। मुझे पक्का यकीन है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। सर, ये कुछ कपड़े मिले हैं। सर, खून। कपड़ों को फॉरेंसिक के लिए भेजो। यस सर। चेतन, अगर तू कुछ भी छुपाने की कोशिश कर रहा है तो ये समझ ले कि तेरी हर कोशिश नाकाम है। इसलिए चुपचाप बता, तेरे और जानवी के बीच क्या था और अलका को तूने क्यों मारा? सर जानवी मेरी छोटी बहन जैसी थी, हम दोनों के बीच ऐसे कैसे हो सकता है? और अलका को भला मैं क्यों मारूंगा? इस रिश्ते की आड़ में तो कुछ छुपा नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब अलका नाइट ड्यूटी पे होती थी तो जानवी के साथ कुछ उल्टा सीधा करता था और जब अलका को इस बात का पता चला तो तूने उसे रास्ते से हटा दिया? सर मेरा यकीन कीजिए, वैसा कुछ नहीं था। मैंने अलका को नहीं मारा है और जानवी और मेरे बीच वैसे कोई संबंध नहीं थे। उसके साथ तो उसके साथ क्या? उसके साथ क्या? उसके साथ कौन है? अंदर जाओ। सर उसने बस यही बताया कि उस आदमी ने उसके साथ बलात्कार किया। हम अभी इसे छुपा देते और फिर बाद में जला देंगे इसे। हाँ, तू ये बात
किसी को भी नहीं बताएगी। जो हुआ ना सब कुछ भूल जा, सब ठीक हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं बताना है। मैंने पहले ही बोला था ना तुझे कि नहीं जाऊंगी मैं। वो आदमी मेरा पीछा करता है इसलिए डर लगता है मुझे। हाँ, अरे जो कुछ भी हुआ ना सब तेरी वजह से। बाबा को मना किया था कि इसकी जिम्मेदारी हमारे माथे पे मत डालो, फिर भी डाल दी। अब क्या हो गया देखो। आई अंदर गई है और अगर बाहर आई और उसे ये सब पता चल गया ना तो सबकी खटिया खड़ी कर देगी। इसलिए अपना मुंह बंद रख, समझी? एकदम चुप। तू चुप रहे अभी, चुप रह। चल बाहर चल, चल बाहर चल। हम दोनों ने उसे कहा कि अगर ये बात फैल गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तो भलाई इसी में है कि इस बात को एक एक्सीडेंट समझ के भूल जाओ। लेकिन वो भूल नहीं पाई, बहुत डरी हुई थी। कुछ बदलाव हुआ उसके अंदर और वो स्कूल या फिर कहीं पर भी जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। और उसी की वजह से अलका और उसके बीच तनाव बढ़ गया। जानवी, तेरे स्कूल से कंप्लेंट आई है। एक हफ्ते से तू स्कूल नहीं गई है इसलिए कंप्लेंट की है उन्होंने। और अगर अब तू स्कूल नहीं गई ना वो तुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, समझी? ताई, मुझे स्कूल नहीं जाना है। मुझे बहुत डर लग रहा है ताई। बस बहुत हो गया। तू चल मेरे साथ। मैं तेरे साथ चलती हूँ और देखती हूँ कि कौन क्या करता है। ताई, मुझे स्कूल नहीं जाना है। जब मेरे साथ वो सब कुछ हुआ तब तू कहाँ थी? और जो मेरे साथ हुआ ना वो कभी तेरे साथ नहीं हुआ, समझी? बहुत जबरदस्त चलने लगी तेरी। अलका, क्या करती है तू? थोड़ा वक्त जाने दे, अपने आप स्कूल जाने लगेगी वो। देख जानवी, तू टेंशन मत ले। तेरा जब मन करेगा ना तब स्कूल चली जाना, ठीक है? जानवी की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं उसकी बहन अलका भी है, क्योंकि उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि जानवी किस पीड़ा से गुजर रही है। पर अब जानवी क्या चाहती है? कहते हैं कि अगर वक्त रहते बीमारी का इलाज ना किया जाए तो वो नासूर बन जाती है, और यही हो रहा था जानवी के साथ। क्या चल रहा था उसके अंदर? क्या जानवी ने ही अलका की हत्या की थी, या उसने हत्या होते हुए देखी थी और वो घर छोड़कर भाग गई? और सबसे बड़ी बात, उसके साथ ऐसा घिनौना दुष्कर्म किसने किया था? नाइक, ऐसा हो सकता है कि जानवी के रेपिस्ट के बारे में अलका को पता चल गया हो और इसी बात पे उस रेपिस्ट ने अलका को मार दिया हो। सर, ये भी तो पॉसिबल है कि जानवी ने ही अलका को मारा। आखिर उन दोनों के बीच बनती नहीं थी। सर, ये दोनों सिनेरियो पॉसिबल है। और इसके बारे में क्लैरिटी हमें सिर्फ जानवी दे सकती है। इस चेतन पे नजर रखो। जितना सीधा ये अपने आप को बता रहा है, मुझे नहीं लगता ये उतना सीधा है। और हाल ही के दिनों में पैरोल पे जो मोलेस्टर्स और रेपिस्ट छूटे हैं, सबको ट्रेस करो। सर, जानवी की तलाश में पुलिस ने दिन रात एक कर दिए थे, लेकिन जानवी घर की सुरक्षित चार दीवारों से बाहर खुली दुनिया में घूम रही थी, जहां उसका वास्ता इंसानों से कम और इंसानों के भेष में छुपे भेड़ियों से ज्यादा पड़ रहा था। भूख से हार मानकर उसने जिंदगी के सामने घुटने टेक दिए थे। अपनी भूख को शांत करने के लिए अब वो किसी और की भूख का शिकार बन चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि जानवी अपने घर से इतनी दूर दर दर की ठोकरें क्यों खा रही थी? जहां इस कहानी की शुरुआत एक लड़की की आत्महत्या से हुई थी, जो कुछ भी जानवी के साथ हुआ था उसकी हकीकत को जानने के लिए पुलिस जुटी तो हुई थी, लेकिन मौजूदा समय में जो कुछ जानवी के साथ हो रहा था वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। ओए, चाय पिएगी? पैसे तो ना चाय के? सर, आसपास के पुलिस स्टेशन में जानवी की फोटो भेज दी और ये फोरेंसिक रिपोर्ट डीएनए चेतन से मैच नहीं करता। और उसका वो शादी में होने वाला स्टेटमेंट तो मैंने वेरीफाई कर लिया। मर्डर वाली रात चेतन शिवापुर में एक शादी में था। पैसा दे, 5 रुपए लगेगा बाथरूम जाने के लिए। नहीं रहेगा तो किधर भी जाओ। रुको, ठीक है, जा जाओ जा।
क्या चाहिए? सोना। सो जा। कंबल ले लो। सारे शहर और आसपास के सभी इलाकों में जानवी की तस्वीरें सर्कुलेट कर दी गई। बलात्कार और छेड़छाड़ के खिलाफ चुप्पी साधना उसे बढ़ावा देने जैसा है। जानवी के घर वालों ने भी इस बात को दबाकर खतरे को और बढ़ा दिया था। माधुरी, माधुरी, बलात्कार और छेड़छाड़ के इन सारे मामलों का आपस में क्या कनेक्शन था? हैवानियत का ऐसा खेल कौन खेल रहा था? सर, अब तक मिले एविडेंस के हिसाब से तो चेतन क्लीन लग रहा है। नाइक, इस मर्डर और रेप की गुत्थी को सुलझाने के लिए जानवी का मिलना बहुत जरूरी है। उसकी तलाश तेज करो। लड़की को देखा यहाँ पे? कहाँ देखा है इसे? साहब ये वड़ा पाव लेने आई थी यहाँ, पर इसके पास ना पैसे नहीं थे साहब। 2 वड़ा पाव। ये लो 20 रुपए। ए लड़की, ये लड़की लो, ये मेरा वड़ा पाव। शोर। कड़ी मशक्कत और तलाश के बाद पुलिस को यरवड़ा में जानवी के देखे जाने के संकेत मिले थे। अब बस इंतजार था उस तक पहुंचने का। ये तो वो पोस्टर वाली लड़की है। अभी ने फोन किया था? हाँ सर, मैंने फोन किया था। थैंक यू। जानवी, तुम घर से क्यों गई? अलका को किसने मारा? जानवी, अलका को किसने मारा? जानवी, तू यहाँ पर क्या कर रही है? हाँ, स्कूल ना जाकर तू छत पर क्या कर रही है? हाँ, और ये तेरी स्कूल की इतनी महंगी किताबें, इसे क्यों फाड़ रही है तू? बस बहुत हो गया। आप मैं पापा को फोन करके रहूंगी तेरे बारे में। बहुत हो गया। नहीं ताई, ताई नहीं, ताई रुक जा ताई। बहुत हो गया। आज तो मैं पापा को तेरा किधर गया? मेरी बात सुन। बनौती गई, 1 नंबर की बनौती है तू। अब इस घर में 2 मिनट भी नहीं रहेगी तू। ताई मेरी बात तो सुन। मेरी बात सुन। मुझे इसलिए डर लग रहा था कि मैं जाऊंगी तो फिर से मेरे
देगी। ताई को सब कुछ पता था। मैंने ताई को बार बार बताया कि वो आदमी मेरा पीछा कर रहा है, फिर भी उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और उस दिन क्या कर रहे हो? वो आदमी नहीं, जानवर है। बहुत काटा है उसने। मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, फिर भी उनको मुझ पे विश्वास ही नहीं था। मुझे ही दोषी मान रही थी। गुस्से में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। देखो जानवी, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, हम समझते हैं। हमारे साथ जो कुछ हुआ उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जिसने किया उसे हम जरूर सजा दिलाएंगे। कुछ बता सकती हो कैसा दिखता था? उसका स्केच बनाने में हमारी मदद कर सकती? सर, जानवी के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाया हुआ मॉलेस्टर का स्केच। फौरन इस स्केच को हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो, इससे पहले कि कोई और लड़की इसका निशाना बने, इसको धर दबोचे। सर। चलो बेटा प्रसाद। पापा, आपको पता है मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है और आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप हमें घुमाने लेके जाओगे एग्जाम के बाद। बिल्कुल, मैंने प्रॉमिस किया तो पक्का जाएंगे हम। अरे आ गए आप? मैं नाश्ता लगा दूं आप लोग के लिए? हाँ लगा दो, मुझे निकलना है काम के लिए। निकलना है? लेकिन आपने तो प्रॉमिस किया था कि हम मधु के एग्जाम के बाद बाहर घूमने जाएंगे। मैंने प्रॉमिस किया तो हम पक्का जाएंगे घूमने, लेकिन मेरे काम से लौटने के बाद। जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे देर हो जाएगी। चलो बेटा। सर, नेवासा रेप केस में भी विक्टिम एक बच्ची थी। जानवी की तरह उसके भी होठ और गाल पे काटा गया। उस लड़की ने बाद में सुसाइड कर ली। तो दोनों के साथ रेप करने का तरीका बिल्कुल सेम है। क्या ये हो सकता है कि इसी आदमी ने दोनों के साथ रेप किया हो? जरा पता करो कि ऐसे सिमिलर क्राइम्स कहाँ कहाँ रिपोर्ट हुए हैं। पुणे के आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में सारी डिटेल्स भिजवा। कोई भी ऐसा मिलता जुलता केस मिलता है तो उसकी पूरी फाइल मंगवा। सर, मुजरिम अब भी खुलेआम घूम रहा था, क्योंकि लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटाई थी और इसी वजह से उसके हौसले बुलंद थे। लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस की टीम पूरे जोश के साथ हर होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज सभी जगह छानबीन कर रही थी। उन्होंने लगातार कई दिनों तक सीसीटीवी फुटेज और गाड़ियों के नंबर्स को भी छान मारा। सर, वडगांव, पुणे, महाड, अलीबाग, मुंबई, सातारा, इन सभी पुलिस स्टेशन से इमीडिएट रिप्लाई आया है। इन सभी पुलिस स्टेशन में हमारे डिस्क्रिप्शन से मैच करता हुआ एक ना एक मॉलेस्टेशन केस जरूर है। लाइक, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और एनालाइज करो। मुझे ये मॉलेस्टर किसी भी हालत में सलाखों के पीछे चाहिए। सर। अंकल, मुझे 20 रुपए की चॉकलेट दो ना। बेटा, हाँ? तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है? हाँ। पुणे, वडगांव, मुंबई, अलीबाग, महाड और सातारा। नाइक, इस आदमी ने सब जगह घूम घूम के क्राइम्स किए हैं। सब जगह अच्छे से पूछताछ करनी होगी। सर, रोड के बीच में कैसे खड़ा है? इधर साइड से जगह ना, वहां से जाना। क्यों, रोड पर तू सोएगा क्या बिस्तर लगा के? अबे चल जाना, दिमाग में सटका मेरा। क्या दिमाग नहीं सटका है? साइकिल चेन है सही सलामत? हाँ सही है। चल 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 निकल यहाँ से। तो तू ही जा, भाग।
सभी जगह पता किया, लेकिन कहीं भी उस आदमी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लाइक तुमने एक चीज नोटिस की, जितने शहरों में ये क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं उनकी पुणे से दूरी इतनी है कि वहाँ एक दिन में जाकर वापस आया जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई लॉज या होटल में नहीं रुका होगा, इसके पास अपनी बाइक या गाड़ी ऐसा कुछ होना चाहिए। इन सारे शहरों के टोल नाकों से पता करो किसी गाड़ी की एंट्री एग्जिट कॉमन है। किसी भी हाल में ये आदमी हमारे हाथ लगना चाहिए। सर मम्मी मम्मी मैं आ जाऊँ? ठीक है। कितने सारे चॉकलेट्स हैं मेरे पास, पर किसे दूं मैं अकेला तो नहीं खा सकता। सारे के सारे चॉकलेट्स बहुत टेस्टी है। अंकल, हाँ मुझे चाहिए चॉकलेट। अच्छा आओ। सर करजे पुलिस स्टेशन से फोन है। कल वहाँ एक छोटी बच्ची को मॉलेस्ट किया गया है और मॉलेस्ट करने का तरीका जो हमारे केस में सेम वैसा ही है। नहीं, उस एरिया का सारा सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ, शायद ये मॉलेस्टर वही हो। सर करजत के विक्टिम के स्कूल जाने के वक्त की सीसीटीवी फुटेज। सर ये देखिए, MS12S1219। सर ये बाइक उन सभी जगहों पे देखी गई थी जहाँ पे मॉलेस्टेशन केसेस हुए हैं। आरटीओ से इस बाइक के ओनर की डिटेल्स निकलवाओ। सर जी कहिए। कमलेश यही रहता है? जी हाँ, वो मेरे पति हैं। MH12S1219 इस नंबर की बाइक उनकी है? जी हाँ। जरा बोलो दीजिए ना, कहाँ है वो घर पर नहीं है, लेकिन आप लोग कौन हैं? जरा फोन करके पूछे ना कहाँ है। जी एक सेकंड। उनका फोन नहीं लग रहा, आखिर बात क्या है? एक्सक्यूज मी, अरे बताइए तो आप लोग हैं कौन? हेलो जी सर, सर वो बिल्डिंग में आ गए। एक तो वो है कहाँ पता नहीं, और वो कभी इतनी देर से नहीं आते, और ऊपर से आप लोग बता भी नहीं रहे कि आखिर हुआ क्या है। सर कमलेश घर में नहीं है। आखिर हुआ क्या है? बिल्डिंग और सोसाइटी का कोना कोना छत। सर राउत आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें कमलेश से बहुत कुछ जानना है। दर्जनों बलात्कार का आरोपी कमलेश पुलिस की पकड़ से बाहर था। सिर्फ पुणे में ही नहीं बल्कि राज्य भर के कई पुलिस स्टेशंस में कमलेश के फोटो सर्कुलेट किए गए थे। यहां तक कि न्यूज़पेपर के माध्यम से भी लोगों को कमलेश से सतर्क रहने के लिए कहा गया था। कमलेश के घर, उसके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त सभी पर पुलिस की कड़ी नजर थी, लेकिन कमलेश का कुछ अता पता नहीं था। आखिर कहां था वो और क्यों उसने बलात्कार और मोलेस्टेशन की इतनी घटनाओं को अंजाम दिया था? सर ये कमलेश अब भी हमारे पहुंच के बाहर है। मुझे लगता है कल रात वो हमें देखकर चौकन्ना हो गया होगा, लेकिन ऐसे मुजरिम अक्सर आदत से मजबूर होते हैं। वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फिर से करेगा। इतनी औरतों और बच्चियों के साथ रेप करके क्या मिला तुझे?
मज़ा मिला साहब, मज़ा मिला। छीन के खाने में बहुत मज़ा है साहब, लेकिन मैं तो ये बहुत सालों से कर रहा हूँ। आज आपने कैसे धर लिया? कुछ लड़कियों ने समाज और बदनामी के डर से अपना मुंह नहीं खोला, तो इसका ये मतलब नहीं कि सब एक जैसे होते हैं। कल तू जिस लड़की को अपना शिकार बनाने वाला था, सर कल एक आदमी एक 10-12 साल की लड़की को छेड़ रहा था। यही था? हाँ सर, ये वही आदमी है जो वो लड़की को छेड़ रहा था। क्या समझता है रे कि तू पूरी जिंदगी कानून के साथ आंख मिचोली खेलेगा? बोल, क्यों किया ये सब? साहब, जब भी मैं किसी लड़की को देखता था, भेजे के अंदर उनकी तस्वीर छप जाती थी। मैं तो अपनी दुनिया में सोच लेता था कि मैंने उसके साथ क्या क्या किया, पर रियलिटी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना साहब। दिमाग के अंदर करने में और सच में करने में बहुत फर्क होता है। हमने भी तेरे लिए अपने दिमाग में काफी कुछ सोच रखा है। अब जब रियलिटी में करेंगे ना, देखते हैं तुझे कितना मजा आता है। आखिरकार इस केस में एक लड़की की हिम्मत काम आई। उसके एक सही फैसले ने न जाने और कितनी लड़कियों को कमलेश का शिकार होने से बचा लिया। जानवी अपने साथ हुए इस हादसे से उभर नहीं पाई है। फिलहाल उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानवी, माँ हर परिवार के लिए बेहद जरूरी है कि वो अपने घर की महिलाओं और बच्चियों को इस बात की आजादी दें कि वो अपनी तकलीफ को खुलकर सामने रख सकें। कभी भी कोई बच्ची या महिला किसी बात से चिंतित हो या किसी से खतरा महसूस कर रही हो तो इस बात को हल्के में न लें, तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दें। महिलाओं से संबंधित किसी भी समस्या के बारे में पुलिस से संपर्क करने के लिए आप 100 या वुमेन्स पुलिस हॉटलाइन 1090 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।